Hello students, welcome to Devasya International Public School online education. Here we are going to discuss about the topic that is find the errors in the sentences in English grammar. So this is a very important topic and it is a very vast topic, and to cover this topic means errors can be created by of many ways, or many grammatical topics and lessons or concepts and rules can be broken or twisted and then incorporated in the sentences and create the error, and that questions can be asked to you in examination. So how many ways are there to create errors and how many ways of rules are twisted and asked in the examination, that we have to study, and for that we have to find out the rules that are bended. So almost approximately 100 rules are there that we are going to study, and mostly the errors are created by these rules only. So let's start. First topic is subject verb agreement. There are 100 golden rules in English grammar for error detection and sentence improvement, and first one is based on the subject verb agreements. In this subject verb agreement there are 10 rules that are explained in these slides, and apart from that we will study the another slide also in this video for the same topic, subject verb agreement, so that we can relate them, that different books are mostly have the common rules, and some books are also increasing or providing the extra rules that are used to find the error detection. So first rule is two or more singular subjects connected by and usually take a verb in the plural form. मीन्स आपके दो सब्जेक्ट अगर हैं या उससे ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं और वो आपस में एंड के साथ में कनेक्टेड हैं, तो आपकी वर्ब जो होगी वो प्लूरल आएगी. मीन्स आर आएगी, वेयर आएगी, इस तरह की प्लूरल वर्ब को हमको लेना है. एग्जाम्पल इज़ दैट इज़ इनकरेक्ट, और जहाँ पर मिस्टेक की हुई है दैट इज़ हरी एंड राम इज़ हियर. तो यहाँ पर हरी एंड राम टू सब्जेक्ट्स आर देयर, सिंगुलर हैं दोनों, बट ये दोनों एंड से जुड़े हुए हैं, सो दे विल बिकम प्लूरल, एंड दो दैट इज़ वाई देयर शुड कम एन प्लूरल वर्ब, बट इट इज़ गिवन हियर इज़, सो सिंगुलर वर्ब, सो दैट इज़ वाई इट इज़ इनकरेक्ट, एंड करेक्ट वन इज़ हरी एंड राम आर हियर. सो यहाँ पे इज़ की जगह पे आर करेक्ट कर देंगे, दैट विल बी द करेक्ट सेंटेंस. सेकेंड रूल इज़ इफ़ टू सिंगुलर नाउन्स रिफर टू द सेम पर्सन. अगर दो सिंगुलर नाउन जो होती है एक ही इंसान के बारे में या चीज़ के बारे में बता रही हैं, तब आप वहाँ पर सिंगुलर वर्ब भी इस्तेमाल करेंगे. एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस दिया हुआ है, दैट इज़ द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल आर कमिंग. मीन्स सेक्रेटरी एक अलग पर्सन है, प्रिंसिपल अलग पर्सन है, तो यहाँ पर आर कमिंग लिखा हुआ है, बट रियल में इस सेंटेंस का मीनिंग ये इस तरह का बन रहा है कि जो सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल है वो दोनों एक ही इंसान है, और इसलिए उसके लिए इज़ कमिंग आ रहा है. मीन्स आपको ऐसा कॉन्टेक्स्ट दिया जाएगा सामने, आपके बारे में और इन्फॉर्मेशन दी जाएगी सेंटेंस के आगे पीछे, जिससे आपको पता चल सकता है कि ये दोनों जो नाउन्स इस्तेमाल की गई हैं वो एक पर्सन के लिए इस्तेमाल की गई हैं या डिफरेंट पर्सनस के लिए इस्तेमाल की गई हैं. यहाँ पे तो आपको जस्ट एग्जांपल दिखाने के लिए वेरी शॉर्ट सेंटेंस लिखा गया है कि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल यहाँ अलग अलग नहीं है. अगर अलग अलग होते तो आर राइट होता, अगर डिफरेंट नहीं है, एक ही आदमी की दो अलग अलग पोस्टेज हैं, तो वो पर्सन एक ही रहने वाला है, इसलिए यहाँ पर इज़ आएगा करेक्ट वाले सेंटेंस के अंदर. सो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल बोथ आर सेम, दैट इज़ वाई इज़ कमिंग है. ठीक है, हियर द सेम पर्सन इज देयर, सेक्रेटरी एंड एज वेल एज प्रिंसिपल. नाउ थर्ड रूल इज़ इफ़ द सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय इच और एवरी. अगर कोई सब्जेक्ट सिंगुलर है और उसके आगे इच और एवरी लिखा हुआ है, एंड देन वर्ब इज़ यूजुअली सिंगुलर. इच और एवरी रहते हैं तो आपकी वर्ब जो रहेगी आपको सिंगुलर इस्तेमाल करनी है, अगर आप उनके आगे या उनके बाद में ये सब्जेक्ट जो हो सिंगुलर आ रहा है. फॉर एग्जांपल इनकरेक्ट जो सेंटेंस है वो होगा एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी. यहाँ पर बॉय एंड गर्ल बोथ आर सिंगुलर और उनके आगे एवरी आया है, और फिर भी यहाँ पर वेयर लगाया हुआ है, तो ये वेयर यहाँ पर नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज आगे एवरी लगा दिया है और दोनों ही जो सब्जेक्ट हैं पीछे बॉय एंड गर्ल वो सिंगुलर है, तो हमको वेयर नहीं लेना है, प्लूरल वर्ब नहीं लेनी है, सिंगुलर वर्ब लेनी है. सो करेक्ट विल बी एवरी बॉय एंड गर्ल वॉज
रेडी, हर एक बच्चा मीन्स बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की रेडी थे। देन फोर्थ नंबर रूल इज़ 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय, मीन्स 2 सब्जेक्ट अगर हैं या 2 से ज़्यादा भी हैं तो वो अगर और से कनेक्टेड हैं, नॉर नाइदर से कनेक्टेड हैं और नाइदर नॉर से कनेक्टेड हैं, तो उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। जो वर्ब ली जाएगी वो सिंगुलर ली जाएगी। कब? जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट और से कनेक्ट हों, नॉर से कनेक्ट हों, या आइदर और या नाइदर नॉर से कनेक्टेड हों। 4 ऑप्शन, और, नॉर, नाइदर नॉर और नीदर नॉर और आइदर और इधर और, ठीक है। इनसे अगर कनेक्टेड हैं तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। एंड एग्जाम्पल आर, इनकरेक्ट एग्जाम्पल इज़ नाइदर ही नॉर आई वर देयर, ना तो वो ना तो मैं वहाँ पर मौजूद थे, ठीक है। तो यहाँ पर वर यूज़ किया गया है और दैट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि अभी अभी रूल 4th नंबर क्या कह रहा था कि अगर नाइदर नॉर से 2 सब्जेक्ट कनेक्ट किए गए हैं देन वी शुड यूज़ सिंगुलर वर्ब, और यहाँ पर वेयर जो है वो प्लूरल वर्ब है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। करेक्ट विल बी द नाइदर ही नॉर आई वॉज देयर। देन 5th नंबर रूल, देन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय, अब फिर से देखिए उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, और नॉर आर डिफरेंट नंबर्स। जब सब्जेक्ट्स जॉइन किए जाते हैं और नॉर से और उनके सब्जेक्ट्स के नंबर डिफरेंट है, जैसे एक सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल है, ऐसे वाले केसेस में तो वर्ब मस्ट बी प्लूरल एंड द प्लूरल सब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड नेक्स्ट टू द वर्ब। तो वर्ब जो होगी प्लूरल लेनी है। अगर 2 सब्जेक्ट है हमारे पास, एक सिंगल सब्जेक्ट है और एक मल्टीपल सब्जेक्ट है या प्लूरल है, तो प्लूरल वाले को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, और उसके बाद तुरंत वर्ब लिखेंगे। तो बाद में जो प्लूरल वर्ब लिखा हुआ है उसके साथ में वर्ब भी प्लूरल आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर, इनकरेक्ट एग्जाम्पल इज नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स याद रखिए ये प्लूरल है, नॉर द हेड मास्टर, और हेड मास्टर सिंगुलर है, ठीक है, वॉज प्रेजेंट। तो इस केस में ये इनकरेक्ट इसलिए बिकॉज देखो हेड मास्टर तो सिंगुलर है और उसके बाद में वर्ब भी सिंगुलर है, ये कंसेप्ट भी आगे आएगा, तो ये सही है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब भी आएगी। बट रूल ये क्या कह रहा है कि जब आपके सब्जेक्ट में सिंगुलर और प्लूरल हो तो आपको प्लूरल वाले को बाद में लिखना है और सिंगुलर वाले को पहले लिखना है। तो ये सेंटेंस बन जाएगा नाइदर द हेड मास्टर, हमने रिप्लेस कर दिया नाइदर द हेड मास्टर नॉट द असिस्टेंट मास्टर्स, और मास्टर्स आ गया है इसलिए वेयर आएगा, वेयर प्रेजेंट। तो ये है ये रूल। एग्ज़ाम में भी इस तरह से एरर आएगी, तब आपको समझ जाना है कि ये नाइदर नॉर होने की वजह से इनके सब्जेक्ट को ट्विस्ट करना है या रिप्लेस करना है, एक्सचेंज कर देना है, फ्लिप कर देना है। देन नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 6, व्हेन 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर, अगर जुड़े हुए हैं और नॉर से और दोनों ही डिफरेंट पर्सन हैं, इस अलग अलग लोग हैं वो, और वो जुड़े हुए हैं और नॉर से, तब जो वर्ब होगी वो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। अगर उस वर्ब के पास में प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो प्लूरल होगी, और अगर सिंगुलर आ रहा है तो सिंगुलर होगी। एग्जांपल के तौर पर आइदर ही और आई इज़ मिस्टेकन, तो ही के साथ में जाता है तो ही के अकॉर्डिंग इज़ नहीं लगेगा, आई पास में पड़ रहा है वर्ब की प्लेस के, तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे एम आएगा। सो इज़ वाला जो है वो इनकरेक्ट है और सेकंड वाला एम लगा दिया है, एम मिस्टेकन, आइदर ही और आई एम मिस्टेकन। सो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आएगी। अगर ये आई की जगह यू होता तो यहाँ पर आर आता, आइदर ही और यू आर मिस्टेकन, इस तरह से लिखा होगा। दैन 7 नंबर इज़ अ कलेक्टिव नाउन, जो वर्ब्स नाउन्स जो होती हैं कलेक्टिव होती हैं, एक ग्रुप होता है नाउन्स का, उनको हम सिंगुलर वर्ब्स व्हेन द कलेक्शन ऑफ थॉट ऑफ एज ए होल, तो कलेक्टिव नाउन्स होती है तो मोस्टली सिंगुलर वर्ब्स का हम इस्तेमाल करते हैं बिकॉज उस कलेक्शन को 1 यूनिट की तरह कंसिडर किया जाता है। एंड प्लूरल वर्ब्स जो हैं वो तब यूज़ की जाती हैं जब ये कलेक्शन जो होते हैं इंडिविजुअल्स के ग्रुप से मिलके बनते हैं, मीन्स इंडिविजुअल थिंग्स या सब्जेक्ट्स जो थी उनका पूरा ग्रुप बनता है और उनकी वजह से ये कलेक्शन बना हुआ है। इस तरह का अगर थॉट रहता है कॉन्टेक्स्ट के अंदर या सेंटेंस के अंदर, देन हम प्लूरल वर्ब कंसिडर करते हैं। एग्जांपल के तौर पर द काउंसिल हैज़ चूजन द प्रेसिडेंट, तो काउंसिल हैज़ चूजन, तो काउंसिल जो है वो एक कलेक्शन है, ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऑथोरिटेटिव पीपल्स, मीन्स काउंसिल इज मेड अप ऑफ सम पर्सन्स दोज हैव द सम पावर्स एंड ऑथोरिटी। तो इस काउंसिल को यहाँ पे एज ए ग्रुप लिया गया है
सो दैट इज़ वाई हैज़ चूसन इस्तेमाल किया है, हैज़ सिंगुलर वर्ब को यूज़ किया गया। बट सेकेंड वन इज़ द मिलिट्री वेयर कॉल्ड ऑफ। तो मिलिट्री जो होती है वो एक एक इंसान के मिलने से बनती है, और मिलिट्री में इंडिविजुअल पर्सन का एक रोल होता है, ठीक है। और मिलिट्री के अंदर और भी कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो उन सबको कलेक्टिवली मिलिट्री कहा जाता है। तो यहाँ पे इंडिविजुअल्स की वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है, बट यहाँ काउंसिल में पूरी काउंसिल ने मिल करके प्रेसिडेंट को चूज़ किया है, एक ही आंसर पर आए हैं। लेकिन मिलिट्री के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो उनके काम भी अलग अलग होते हैं, उनसे डिफरेंट वर्क्स कराए जाते हैं, उनका मोडस ऑफ ऑपरेंडी भी अलग अलग होता है। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर उसको ऐसे प्लूरल के तौर पे लिया है। सो द मिलिट्री वेयर कॉल्ड आउट, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब वेयर को यूज़ किया है। द नेक्स्ट इज़ 8th रूल, सम नाउन्स विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इज मीनिंग। कुछ नाउन्स होती हैं वो सिंगुलर होती हैं फॉर्म में, बट उनकी मीनिंग जो होती है प्लूरल निकलती है, तो उस टाइम पे हम प्लूरल वर्ब लेते हैं। एग्जांपल के तौर पर, एग्जांपल यहाँ पर मैथमेटिक्स लिया है। सो जिस तरह की हमारी डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग फॉर्म उसका सिंगुलर है, मीन्स मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स का जो रियल फॉर्म है रियल वर्ल्ड में, दैट इज़ सिंगुलर, क्योंकि मैथ्स एक ही है। एंड यहाँ लिखा गया है जो उसका मीनिंग जो निकल के आ रहा है वो तो प्लूरल निकल के आ रहा है, बिकॉज एस लगा हुआ है, सो मीनिंग इसका प्लूरल निकल के आ रहा है, बट रियल में वो फॉर्म जो उसका है वो सिंगुलर है। सो यहाँ पर दिखने की वजह से जो मीनिंग वो उसका वो प्लूरल दिखने की वजह से अगर आर लगा देते हैं तो वो इनकरेक्ट हो जाएगा। दैट इज़ वाई फर्स्ट वन इज़ इनकरेक्ट एंड सेकंड वन मैथमेटिक्स इज़ अ ब्रांच, उसको एज ए सिंगल फॉर्म लिया गया है कि एक ही सब्जेक्ट है। सो इज़ अ ब्रांच ऑफ स्टडी, इज़ इसलिए आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। देन नेक्स्ट वन इज़ 9 नंबर रूल, वर्ड्स जॉइन टू द सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विथ। अगर वर्ड्स कुछ वर्ड्स हैं वो सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, सिंगल सब्जेक्ट्स हैं, और वो विथ के साथ जुड़े हुए हैं, विथ है, टुगेदर विथ है, इन एडिशन टू और एज वेल एज, तब उनके साथ में ये और पैरेंथेटिकल मीन्स ब्रैकेट बनाकर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है उसको पैरेंथेटिकल बोलते हैं। और इनकी वजह से इसकी वजह से जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही रहती है और वो प्लूरल नहीं बनती है, भले यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है। ये विथ और इन एडिशन टू वर्ड्स को जोड़ करके दूसरी ज़्यादा जानकारी दी जाती है, तो उनको कंसिडर नहीं किया जाता है और सब्जेक्ट को सिंगुलर ही माना जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इनकरेक्ट है द चीफ विथ ऑल हिज मैन, मतलब चीफ विथ लगा करके उसके साथ में ऑल हिज मैन, तो प्लूरल दिखेगा, हमें देखने में लगेगा। और वेयर मसाग्रेर, तो हम उसे वेयर लगा देंगे, प्लूरल वर्ब भी लगा देंगे। द चीफ विथ ऑल हिज मैन वर मसाग्रेड, मीन्स उनको मार दिया गया था, उनका नरसंहार कर दिया गया था चीफ के साथ में। तो यहाँ पे विथ ऑल दिस मैन अफेक्ट नहीं करेगा सब्जेक्ट को और ना ही वर्ब को। तो चीफ अकेला था तो अकेले के हिसाब से सिंगुलर वो जो वर्ब होगी वो आएगी, सो वॉज आएगा। द चीफ विथ ऑल हिज मैन से वर्ब के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा और वो वॉज ही रहेगा, वॉज मसाक्रेड। तो खाली चीफ मारा गया था, सारे इंसानों के साथ में चीफ को ध्यान में रखते हुए वर्ब को लिखा गया है। तो विथ या एज वेल एज या टुगेदर विथ इस तरह के वर्ड्स के साथ में दूसरे छोटे फ्रेज लगे रहते हैं, तो वो वर्ब के ऊपर कोई इम्पैक्ट डालते नहीं हैं, वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। अगर हमारा मेन सब्जेक्ट चीफ जो यहाँ सिंगुलर है उसके प्लेस पर अगर प्लूरल कोई सब्जेक्ट होता लाइक दे और पीपल, देन इन दैट केस द वर्ब जो होती वो प्लूरल ही रहती, वर्ब में चेंज नहीं होता, ठीक है, ऐसा। Now rule number 10 is when the subject of the verb is a relative pronoun, care should be taken to see that verb agrees in numbers and persons with the antecedent of the relative। तो इस रूल को समझने के लिए पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं वो थोड़ा पता होना चाहिए, ओके, एंड एंटीसीडेंट का मीनिंग भी पता होना चाहिए, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस रूल। सो लेट्स सी द रिलेटिव प्रोनाउन इन शॉर्ट, that what are they। so relative pronouns take the place of the noun and pronoun। ये जहाँ पर noun होती है मीन्स कोई नेम वगैरह रहते हैं, वो राहुल, राम, etc, USC, these all the things are names। so any noun is there or any pronoun he, she, it, I, if they are present in the sentence, so in place of them these words are used, in place of them these words are used, they are called relative pronoun। they are called relative pronouns because they always relate back to something or someone else। तो ये जब आते हैं तब पीछे की कोई और इन्फॉर्मेशन के साथ में भी रिलेशन को लिंक करते हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्रोनाउंस आर कंसिडर्ड एज रिलेटिव प्रोनाउन। ये रिलेशन बनाते हैं प्रीवियस इन्फॉर्मेशन या प्रीवियस कोई स्टेटमेंट के
साथ में। सो दे आर यूज टू जॉइन द टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग। एक ही इंसान के बारे में दो सेंटेंस जो दिए रहते हैं उनके बीच में रिलेशन को बनाने के लिए इनका यूज़ होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउंस हैं कौन कौन से, तो हु, हुज, हुम, विच, दैट। ये जो वर्ड्स हमने WH में कुछ सुने हैं इन्हीं को कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। इनके यूजेस किस तरह से होते हैं। सो ये हु जो होता है हमें पता है ये सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है मोस्टली। हु मीन्स आंसर में जब हम देते हैं उसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर में एक सब्जेक्ट रहता है, एक नाउन या प्रोनाउन आंसर में निकल के आता है। से हु आर यू, सो यू विल से दैट आई एम अरुण। इन दैट केस यू आर गिविंग द आंसर इन अरुण, मीन्स हु जो पूछना चाहता था उसका आंसर अरुण है। सो दे आर मोस्टली यूज फॉर द सब्जेक्ट्स और नाउन्स। ओके, सो रिलेटिव प्लेस हु रिप्लेसेस द सब्जेक्ट प्रोनाउन आई, सी, ही, वी एंड दे। एन एग्जाम्पल इज दिस इज़ द मैन, ये वो इंसान है। हु ब्रोक द विंडो, ये वो इंसान है जिसने विंडो ब्रोक की है। सेकेंड इज हुज। हुज मतलब होता है ये ऑब्जेक्टिव, किसका, रिलेटिव। ये रिलेशन ही दिखाता है, पॉजिटिवनेस के लिए दिखाता है कि मीन्स किसी ऑब्जेक्ट या थिंग के लिए हमारी ओनरशिप है या नहीं है, या सब्जेक्ट की ओनरशिप है, उसको रिलेट करता है ये हुज। तो सोज पोजेशन एंड रिलेशनशिप। सी न्यू द फैमिली, ये उस फैमिली को जानती है। हुज हाउस वी बॉट, इसका घर हमने खरीदा था। ठीक है, तो यहाँ पर जिसका वो जो घर है, घर का रिलेशन उस फैमिली के साथ में है और उस फैमिली को वो लड़की जानती है। सी नोज। ओके, ऐसे ही हुम के एग्जांपल्स हैं, ऐसे ही विच के हैं, ऐसे ही दैट के हैं। सो हुम और विच का विच और दैट के बीच में भी क्लोज रिलेशन रहता है, इनके बीच में भी डिफरेंस करके एरर पूछी जाती है। हुम रिप्लेसेस द ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी, हर, हिम, देम। तो हिम ऑब्जेक्ट के लिए आता है, जहाँ जहाँ भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है हमारे ही, सी, इट, आई, वी, दे के, उनके ऑब्जेक्टिव फॉर्म को रिप्लेस करके जब कोई वर्ड यूज़ किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन, दैट इज़ हुम। सो दे हैव फाउंड द लेडी हुम दे वांट टू इंटरव्यू। तो उन लोगों ने उस लेडी को फाइंड आउट कर लिया, ढूंढ लिया, और उस लेडी का वो इंटरव्यू करना चाहते थे। सो जब इसको ठीक से अगर समझना चाहें तो यहाँ उन्होंने उस लेडी को ढूंढ लिया जिसका वो इंटरव्यू लेना चाहते थे। हुम दे वांट टू इंटरव्यू, जिसे वो इंटरव्यू करना चाहते थे। सो ये होम का मीन्स ऑब्जेक्टिव फॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन नेक्स्ट टू जो रिलेटिव प्रोनाउंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हैं अभी तक जो आपने स्टडी की होगी, और कई बार लोगों को इंग्लिश में बहुत कंफ्यूज करते हैं कि विच यूज़ करना चाहिए या दैट यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे इनके क्लॉजेस के बारे में आई होप कि आपको क्लॉजेस के बारे में पता होगा कि एक छोटा सा सेंटेंस जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होती है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो ऑब्जेक्ट भी होता है, तो एक डिस्क्रिप्शन के टाइप का होता है जो सब्जेक्ट के साथ में होता है, सब्जेक्ट एंड वर्ब जिसके अंदर कंपल्सरीली होते हैं उसे क्लॉज कहते हैं। और एक वो बड़े सेंटेंस के अंदर कहीं ना कहीं लगा हुआ रहता है सबऑर्डिनेट क्लॉज की तरह, मीन्स एक छोटे से डिस्क्रिप्शन के तौर पर साथ में अटैच रहता है कॉमा के साथ में। दे आर कॉल्ड क्लॉजेस। ठीक है, तो ऐसे क्लॉजेस जो विच से स्टार्ट होते हैं वो ऑलमोस्ट जो होते हैं वो हमेशा नॉन रिस्ट्रिक्टिव होते हैं। अब ये नॉन रिस्ट्रिक्टिव का मीनिंग यहाँ पर ये है कि उस सेंटेंस के अंदर इस क्लॉज की ज़रूरत नहीं है। अगर आप उसे नहीं लिखेंगे, वहाँ से हटा देंगे इस विच वाले क्लॉज को, तब भी सेंटेंस मीनिंग दे रहा होगा, अपनी मीनिंग को लूज़ नहीं करेगा। और नीचे जो दैट दिया हुआ है, ये क्लॉज जो दैट के साथ स्टार्ट होते हैं उनको आप नहीं हटा सकते, वो रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, डिफाइनिंग होते हैं, मीन्स उनकी ज़रूरत है सेंटेंस के अंदर। अगर उस दैट वाले क्लॉज को हटा दोगे आप तो वो वहाँ पर अपनी मीनिंग को छोड़ देगा, लूज़ कर देगा, उसकी मीनिंग बदल जाएगी। सो दोनों के बीच में ये मेजर डिफरेंस है। अब इसको आप प्रैक्टिस करते करते समझ पाएंगे। बस ये छोटा सा रूल है, बस ये मेजर डिफरेंस है सबसे बड़ा कि विच यूज़ करना है कि दैट यूज़ करना है। तो यूएस इंग्लिश वालों ने ये ग्रामर में ये यूज़ ऐड किया है, ये रूल ऐड किया है। बाकी जो ब्रिटिश इंग्लिश वाले हैं वो फील के ऊपर जा कर के काम करते हैं, वो दोनों में से कोई भी यूज़ करते हैं, उनको दोनों राइट लगते हैं। वो फील पर जाते हैं, जब उनको जिसकी ज़रूरत लगती है वो उसके हिसाब से विच एंड दैट का यूज़ कर लेते हैं। बट अगर ग्रामर के हिसाब से जाना है यूएस की तो उसके अकॉर्डिंग ये उनके बीच का डिफाइनिंग मोमेंट है कि अगर विच वाले जो होते हैं वो नॉन इसेंशियल है, मीन्स वो सेंटेंस में रहे ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मीनिंग बदलेगी नहीं, और लेकिन दैट वाले जो हैं वो कंपलसरी होने चाहिए। सो ये रहा हमारा रिलेटिव प्रोनाउन एंड विच एंड दैट को एक्सप्लेन करने वाला एक स्लाइड में आपको शेयर कर देता हूँ, तो उसमें से आप देख करके उसे समझ लीजिएगा उनके बीच का डिफरेंस। ठीक है, सो नाउ गो थ्रू दिस स्लाइड एंड अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन दैट एंड विच। नाउ वी विल गो टू द आवर original rule number 10
सो इन विच एंड दैट एंड रिलेटिव प्रोनाउंस का एरर का यूज़ करके, मिस्टेक करके सेंटेंस हमसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एरर इन द सेंटेंसेस। सो रूल नंबर 10 ये कहता है कि जब आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउंस आ जाते हैं, जब आपके सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, हु, हुज, हुम, विच, दैट आ जाते हैं, इन दैट केसेस आपको उनके पहले एक एंटीसीडेंट, मतलब इन शब्दों के पहले एक नाउन प्रोनाउन दिया होगा, उनके अकॉर्डिंग अगर वो सिंगुलर हैं तो आपके सेंटेंस में सिंगुलर वर्ड आएगी, अगर वो प्लूरल हैं तो आपके सेंटेंस में प्लूरल वर्ब आएगी। उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर सो इनकरेक्ट जो हमारा सेंटेंस है, एग्जाम्पल है आई कॉमा हु इज़ योर फ्रेंड कॉमा विल गार्ड योर इंटरेस्ट, मतलब मैं जो आपका दोस्त हूँ वो आपके इंटरेस्ट को गार्ड करेगा। तो यहाँ पर जो हु के बाद इज़ लगाया हुआ है, मोस्टली हम हु के बाद इज़ ही लगाते हैं, ठीक है, बट यहाँ पर ये रॉन्ग आ रहा है। रीज़न इसलिए है क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन जो WHO है वो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, इंट्रोगेटिव की तरह काम नहीं कर रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं कर रहा है। बिकॉज अगर इंट्रोगेटिव होता तो क्वेश्चन मार्क होता और हु के साथ में इज़ आता है और हु के साथ में आर आता है, ठीक है, बट यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है और रूल क्या कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, मतलब उसके आगे जो नाउन है या सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। सो हु के आगे आई है और आई के साथ में एम आता है, तो यहाँ पे इज़ नहीं आएगा। सो इसलिए सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है। आई हु एम योर फ्रेंड मीन्स आई एम योर फ्रेंड कहने का मतलब है। सो आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, और यहाँ पर कॉमर्स नहीं आते, ऊपर वाले में कॉमर्स लगे हुए हैं, कॉमर्स रॉन्ग है। सो आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट को हम गार्ड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। तो यहाँ हमारे ये 10 रूल्स कंप्लीट होते हैं, जो हमारी पूरी 100 रूल्स की लिस्ट है। अब हम इसको स्पेशली एक अलग रूल बुक में से देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब के बीच में क्या रिलेशन होता है। सो हमारे ये सारे रूल फिर से रिवाइज होते हैं कि सेम रूल आते हैं या एक्स्ट्रा कोई रूल आते हैं, और हमको एग्जाम्पल तो नहीं मिलेंगे तो हमारी प्रैक्टिस तो अच्छी होगी ही। सो चलते हैं आगे। सो दिस इज़ आवर सेकेंड slide of subject verb agreement, in which rules almost be same, but we are just revising them, that is there any extra rule or not. So in detail we are studying the subject verb agreement, so no, nothing should be remain or left in our syllabus. So just see, first rule is if subject is singular then verb also be singular, or subject is plural then verb also be plural. These are the first two rules. She writes every day and they write एवरी डे मीन्स सी इज सिंगुलर, सो राइट्स आएगा प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर वर्ब के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में एस या ई एस लगा करके वर्ब को लिखा जाता है। सो सी राइट्स है, एंड जो दे है वो प्लूरल की तरह काम करता है। सो दे के साथ में राइट है, एस ई एस नहीं लगाया हुआ है। थर्ड रूल है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर नाउन्स, जब आपके सब्जेक्ट जो होते हैं उसके सेंटेंस के सब्जेक्ट जो होते हैं वो 2 और मोर नाउन्स या प्रोनाउंस से कनेक्टेड होते हैं बाय एंड, तो यूज़ करना है हमको प्लूरल। सो ये एंड वाला रूल भी आ चुका था, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े हुए हैं तो हमको प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब भी लेनी है। तो यहाँ पर डॉक्टरल स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल इज द डॉक्टरल स्टूडेंट्स एंड द कमिटी मेंबर्स, तो यहाँ पे एंड लग चुका है, तो सब्जेक्ट्स आर मोर देन वन, दैट विल बी प्लूरल वर्ब विल बी यूज्ड। सो राइट एवरी डे, सो यहाँ पे एस ई एस नहीं लगा हुआ है। देन सेकंड वन इज़ द परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉय हु कॉल्ड इन सिक, मीन्स यहाँ पे एक सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हुआ कि जो बीमार हुए थे ऐसे एम्प्लॉय का परसेंटेज, एंड जो जॉब छोड़ चुके हैं उनका नंबर। तो ये 2 सब्जेक्ट हो गए, एंड लगा करके ज्वाइंट किया गया है, सिक एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। सो एंड वर्ड से 2 सब्जेक्ट्स को ऐड किया गया है और इसमें काफ़ी सारे फ्रेजेस इस्तेमाल कर दिए हैं, वर्ड्स इस्तेमाल कर दिए हैं, इसलिए सब्जेक्ट जो है काफ़ी बड़े बड़े दिख रहे हैं। द परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉय हु कॉल्ड इन सिक, दिस इज़ द होल सब्जेक्ट, ये पूरा क्लॉज ही सब्जेक्ट है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय विच लेफ्ट देयर जॉब विद इन 2 years, ये भी एक सब्जेक्ट है इतना लंबा। सो दिस 2 आर कनेक्टेड विथ एंड, तो ये तो 2 हो जाने की वजह से ये प्लूरल हो गए हैं और इनका वर्ब जो होगा वो प्लूरल आएगा, दैट इज़ वाई आर रिफ्लेक्टिव ऑन द लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन। देन 4 नंबर रूल इज़ व्हेन देयर इज़ 1 सब्जेक्ट एंड मोर देन 1 वर्ब, अगर वहाँ पर एक ही सब्जेक्ट है, देयर इज़ 1 सब्जेक्ट और वर्ब जो है ज़्यादा हैं, देन द वर्ब्स थ्रू आउट द सेंटेंस मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट, तो वो सारी वर्ब जो होती हैं वो ओरिजिनल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आनी चाहिए। एग्जाम्पल इंटरव्यूज़ आर 1 वे टू कलेक्ट डेटा, तो इंटरव्यूज़ जो हो गए यहाँ पर ये
प्लूरल हैं, अगर एक होता तो इंटरव्यू होता, इंटरव्यूज़ हैं, सो दे आर प्लूरल सब्जेक्ट। सो अब सब जगह पे प्लूरल वर्ब भी आनी चाहिए, भले जितनी बार भी वर्ब आ रही है। तो यहाँ पर आर एक बार आ रहा है ना, अलाउ आ रहा है, तो अलाउ में एस ई एस नहीं लगाया है, इसका मतलब वो प्लूरल है। अगर एस ई एस लगा होता तो सिंगुलर वर्ब होती, तो नहीं लगा है, और आर हमें पता ही है प्लूरल वर्ब है। सो इंटरव्यूज़ आर वन वे टू कलेक्ट डेटा एंड अलाउ रिसर्चर्स टू गेन एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ पार्टिसिपेंट्स। इंटरव्यू से आपको डेटा कलेक्ट करने में हेल्प होती है और पार्टिसिपेंट्स के बारे में डिटेल में जानकारी मिलती है। द नेक्स्ट वन इज़ एन एजम्पशन। अभी एजम्पशन जो है वो एन लिखा हुआ मतलब एक है, तो सीधे सीधा पता चल रहा है आर्टिकल से कि ये सिंगुलर है, इसलिए इज आएगा। जितनी भी वर्ब्स आएंगी आगे, सब्जेक्ट एक ही है तो वो सारी की सारी सिंगुलर रहेंगी। सो एजम्पशन इज समथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेड एज ट्रू एंड इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग ए डॉक्टरल स्टडी। ओके, सो दो बार इज आया है, दो मीन्स एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एक ही है लेकिन वर्ब दो आ रही हैं, मोर देन वन आ रही हैं, और दोनों ही वर्ब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रहेगी, दैट इज सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगी, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल रहेंगी। रूल नंबर 5, व्हेन द फ्रेज कम्स बिटवीन द सब्जेक्ट्स एंड वर्ब। जब आपका फ्रेज जो होता है वो एक सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ जाता है, जैसे कि अभी हमने बीच और दैट वाला देखा था। सो सब्जेक्ट है, जैसे कि ही इज़ है, तो ही के बाद में एक फ्रेज आ गया, एक शब्दों का टुकड़ा आ गया, उसके बाद में वर्ब आ रही है। इन दैट केस रिमेंबर दैट द वर्ब स्टिल एग्रीज। बीच में भले वो फ्रेज आ गया लेकिन फिर भी जो वर्ब होगी वो अपने ओरिजिनल सब्जेक्ट के साथ में ही रिलेशन में रहेगी, नॉट द नाउन प्रोनाउन इन दैट फ्रेज। उस फ्रेज के अंदर जो आने वाले नाउन प्रोनाउन हैं उनके अकॉर्डिंग नहीं जाएगी। एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स। तो देखिए आपका द स्टूडेंट एंड इज के बीच में एज वेल एज कमिटी मेंबर, इतना बड़ा फ्रेज आ गया है, तो ये कमिटी मेंबर्स प्लूरल है। तो इस मेंबर्स को देख करके हमें आर नहीं लगा देना है कि मेंबर्स आर एक्साइटेड, तब ये रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि बीच में भले फ्रेज आ जाए, आपके वर्ब और आपके सब्जेक्ट के बीच में एक फ्रेज आ जाए, लेकिन फिर भी आपको जो आपकी वर्ब होगी वो ओरिजिनल जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। सिंगल है तो सिंगल वर्ब और प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। सो द स्टूडेंट एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज़ एक्साइटेड। सेकेंड, द स्टूडेंट, अब यहाँ पर स्टूडेंट सिंगुलर ही है, विथ, तो ये आपको ये वर्ड्स याद रखने की, ये एज वेल एज, विथ ऑल द, एंड दैट, द टीचर, और फिर ऑफ इंटरव्यूज़। इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे जिसमें बीच में फ्रेज आ जाते हैं तो उनका वैल्यू, उनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है और वर्ब को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही रखना है। तो यहाँ पे द स्टूडेंट्स एज वेल एज द कमिटी मेंबर्स इज़ एक्साइटेड, फर्स्ट एग्जांपल हो गया था। सेकंड इज़ द स्टूडेंट विद ऑल द मास्टर्स डिग्री। सारे स्टूडेंट जिनके पास मास्टर्स की डिग्री है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन है, एम कॉम MSc, एम वाली जो डिग्री है दैट इज़ कॉल्ड मास्टर्स डिग्री। सो है इज़ वेरी मोटिवेटेड, वो काफ़ी उत्साहित है, मोटिवेटेड है। द थर्ड एग्जाम्पल, द स्ट्रेटेजीज, तो ये प्लूरल है, दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन। क्लासरूम में बच्चे पार्टिसिपेशन ज़्यादा करें, इसके लिए टीचर जो स्ट्रेटजीज बनाता है। तो यहाँ पे देखिए दैट लिखा हुआ है। अब इस ये दैट वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है इसको अगर यहाँ से हटा देते हैं तो ये स्ट्रेटजीज इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लेरिफाइंग एक्सपेक्टेशन। तो ये सेंटेंस का कोई मीनिंग नहीं बनता है, क्योंकि ये दैट वाला जो पोर्शन है अगर उसको हटा देंगे तो आप स्ट्रेटजीज किसके लिए बनाएंगे, तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी, वो इन्फॉर्मेशन दैट की हेल्प से मिलेगी। सो स्ट्रेटजीज दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज द क्लासरूम पार्टिसिपेशन इंक्लूड यूजिंग स्मॉल ग्रुप्स एंड क्लेरिफाइंग द एक्सपेक्टेशन। तो स्ट्रेटजीज जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा इंक्लूड वर्ब जो है वो बनाया गया है। तो स्ट्रेटजीज प्लूरल है तो हमारा इंक्लूड के साथ में SES नहीं लगाया है, तो दैट इज़ द प्लूरल वर्ब। SES नहीं लगा है मीन्स प्लूरल वर्ब है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता तो यहाँ वर्ब के साथ में SES लगा होता, और बीच में दैट द टीचर यूजेस टू एनकरेज क्लासरूम पार्टिसिपेशन, ये फ्रेज है, इससे हमारी वर्ब को अफेक्ट नहीं होना है, नहीं करना है एग्जाम में, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन लास्ट वन इज़ द फोकस। अगेन फोकस इज़ अ सिंगल सब्जेक्ट। द फोकस ऑफ इंटरव्यूज़ वॉज 9 पर्पोजिवली सिलेक्टेड पार्टिसिपेंट्स। जानबूझकर सिलेक्ट किए गए 9 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर हमारा फोकस था। द फोकस ऑफ द इंटरव्यूज़ का फोकस किसके ऊपर रहेगा, तो वॉज 9, तो वो 9 पार्टिसिपेंट्स के ऊपर रहेगा। सो यहाँ पे फोकस सिंगुलर था इसलिए वॉज आया। अगर यहाँ पे फोकस की जगह पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो वेयर आता। 6 रूल,
व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जब दो या उससे ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स, सिंगल नाउन्स या प्रोनाउंस कनेक्ट होते हैं और या नॉर से, तो हमको सिंगल वर्ब ही यूज़ करना है, सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करना है। और के साथ में जुड़े हुए हैं या नॉर के साथ में जुड़े हैं तब की बात है, ठीक है। सो द चेयरमैन और द CEO, चेयरमैन और द CEO, या तो चेयरमैन या तो CEO, दोनों में से कोई अगर अप्रूव्स द प्रपोजल बिफोर प्रीसीडिंग, तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं भले दो, लेकिन और से कनेक्टेड हैं तो हमको वर्ब सिंगल ही लेनी है। यहाँ पे इसको प्लूरल की तरह नहीं लेना है सब्जेक्ट। और लगा हुआ है या नॉर लगा हुआ है तो आपको सब्जेक्ट को सिंगुलर ही लेना है, इसलिए अप्रूव से लिखा है, वर्ब के साथ में अप्रूव के साथ में एस लगा हुआ है और ये बताता है एस लगा है, इसका मतलब ये वर्ब सिंगुलर है। तो सिंगुलर है तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर ही हम कंसीडर कर रहे हैं। व्हेन अ कंपाउंड सब्जेक्ट कंटेन्स बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन और प्रोनाउन joined by or nor, the verb should agree with the part of the subject that is closest to the verb. This is also called the rule of proximity. Rule of proximity means आपके एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपके एक नाउन भी है एक प्रोनाउन भी है, ठीक है, या एक नाउन है मोर देन वन दूसरे प्रोनाउन है, मीन्स दो सब्जेक्ट हैं तो वो सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। तो जो वर्ब होगी वो किसके हिसाब से आएगी, तो वर्ब के पास में जो सब्जेक्ट आकर के रुकेगा उन कंपाउंड सब्जेक्ट्स में से वर्ब के पास जो सबसे पास में जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब जो होगी वो वर्क करेगी। फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट और द कमिटी मेंबर्स, स्टूडेंट सिंगुलर है, द कमिटी मेंबर्स आर प्लूरल, मेंबर्स प्लूरल, ओके। तो मेंबर्स ये हमारी वर्ब के पास में नज़दीक में आ रहे हैं, तो दैट इज़ वाई द वर्ब विल बी प्लूरल, इसलिए राइट के साथ में एस नहीं लगाया है। सो द कमिटी मेंबर्स राइट एवरी डे। अगर इसी को फ्लिप कर देते हैं, कमिटी मेंबर को पहले लेते हैं, स्टूडेंट को बाद में लेते हैं, तो जब स्टूडेंट जो है वो वर्ब के पास में है, तो जब वर्ब की पोजीशन के पास में हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसलिए राइट के साथ में एस लिखा हुआ है। एक ये रूल है, द रूल ऑफ प्रॉक्सिमिटी। कब के लिए, जब ये कंपाउंड जो सब्जेक्ट्स होते हैं सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट दोनों एक ही जगह पे आ जाते हैं, एक ही सब्जेक्ट के अंदर कंपाउंड फॉर्म में आ जाते हैं, तब की बात है। 8 नंबर द वर्ड एंड फ्रेजेस each one, either, neither, everyone, everyday, anyone, anybody, nobody, somebody, someone and no one are सिंगुलर। इन सबको सिंगुलर के तौर पर किया जाता है, रिक्वायर है सिंगुलर वर्ब। तो हमेशा याद रखना है कि अगर ये इनको इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस कहा जाता है कि इसमें आपको सब्जेक्ट क्लियर दिखता नहीं है, ईच, एवरी वन, आइदर, इन सब में, ठीक है। सो इनके साथ में इनको सिंगल की तरह ही ट्रीट करना है। ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट वॉज, neither alternative hypothesis was accepted. I will offer a $5 gift card to everybody who participates in the study. So everybody who, तो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था कि who रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके पहले एंटीसीडेंट है जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब में एस या वर्ब सिंगुलर या प्लूरल होगी। तो यहाँ पे एवरीबडी को अभी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं कि सिंगल के तौर पर लेना है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब भी सिंगल ही आएगी। एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स, एवरीबडी के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेट्स हो रहा है, एवरीबडी सिंगल, सो पार्टिसिपेट भी सिंगल ही रहेगा, एस लगेगा उसमें। सो एवरीबडी हु पार्टिसिपेट्स इन द स्टडी। एग्जाम्पल लास्ट वन, नो वन वॉज, नो वन कोई नहीं, उसके साथ में भी वॉज लगा है, अवेलेबल टू मीट विथ मी एट द प्रिफर्ड टाइम, ठीक है। देन नॉन काउंट नाउन्स टेक्स अ सिंगुलर verb. Then 9 number rule is non-count nouns take a singular verb, means इस तरह की नाउन जिनका प्लूरल बनता ही नहीं है। एग्जाम्पल, एजुकेशन को हम एजुकेशंस नहीं बोल सकते, डायबिटीज़ प्लूरल नहीं हो सकता, इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशंस नहीं यूज़ करते हैं, इन्फॉर्मेशन ही यूज़ करते हैं। एंड देन रिसर्च तो रिसर्च ही यूज़ करते हैं। सो एजुकेशन तो सिंगुलर यूज़ करेंगे वर्ब, एजुकेशन इज़ द की ऑफ द सक्सेस, डायबिटीज़ अफेक्ट्स many people around the world, the information obtained from the business owners was relevant to include in the study, and the research I found on the topic was limited. 10 number rule number 10 ये कह रहा है कि कुछ काउंटेबल नाउन्स होती हैं इंग्लिश में कि जो हमेशा प्लूरल के तौर पर ही इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे कि अर्निंग्स काउंट कर सकते हैं, गुड्स काउंट कर सकते हैं लेकिन प्लूरल हैं, ऑड्स प्लूरल हैं, सराउंडिंग्स, प्रोसीडिंग्स, कंटेंट्स एंड वैल्यूएबल्स
ओनली हैव द प्लूरल फॉर्म, इनका एक अकेला प्लूरल फॉर्म ही रहता है, सिंगुलर फॉर्म होता नहीं, इसलिए वर्ब भी प्लूरल रहेगी। सो इनके एग्जांपल आप देख सकते हो। द अर्निंग्स फॉर दिस क्वार्टर एक्सीड एक्सपेक्टेशन, अर्निंग्स प्लूरल है तो एक्सीड के साथ में भी एस नहीं लगा है। द प्रोसीड्स फ्रॉम द सेल गो टू सपोर्ट द होमलेस पॉपुलेशन इन द सिटी, गो के साथ में एस नहीं लगा है, गोज नहीं है, बिकॉज प्रोसीड्स प्लूरल है। एंड लोकली प्रोड्यूस्ड गुड्स हैव द एडवांटेज ऑफ शॉर्टर सप्लाई चेन, गुड्स तो हैव आया है, हैज़ नहीं है। देन रूल नंबर 11, अभी 11th रूल जो वो कह रहा है कि जब भी आपको कहीं देयर इज़ या देयर आर आता है, देयर लिखा, देयर से सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो इन दैट केसेस आपको देयर को ध्यान में रख करके वर्ब नहीं लगानी, बिकॉज देयर कोई सब्जेक्ट नहीं है। और वहाँ पर जो वर्ब आ रही है देयर इज़ या देयर आर मीन्स प्लूरल और सिंगुलर वर्ब जो आ रही है, वो वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन जो भी आ रहा है वर्ड, उस वो सिंगुलर है या प्लूरल है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग वर्ब बनती है। मीन्स वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है वो ऑब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगती है, ना कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, बिकॉज सब्जेक्ट तो यहाँ पे देयर है ही नहीं। सो एग्जांपल, देयर इज़ लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, तो इज़ के बाद में लिटिल एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए एज लगा है, तो पीछे जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगी है। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर मैनी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचर रिटेंशन, तो यहाँ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स प्लूरल हैं और प्लूरल की वजह से आर आया है, ना कि देयर की वजह से। तो देयर से डिसाइड नहीं होता है कि वर्ब सिंगुलर आएगी या प्लूरल आएगी। वर्ब जो होती है वो वर्ब के बाद जो नेक्स्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं या ऑब्जेक्ट होते हैं, उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। देन रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन्स आर वर्ड्स दैट इम्प्लाई। देन रूल नंबर 12 आपको ये बता रहा है कि कई बार कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं, जैसे कि ग्रुप हो गया, टीम हो गया, कमिटी हो गया, फैमिली हो गया, क्लास, ये सारे ग्रुप्स हैं, कुछ ना कुछ लोगों के या मेंबर्स के या किसी चीज़ के ग्रुप्स होते हैं। तो ये ग्रुप इनको एक यूनिट के तौर पे लिया जाता है, भले बहुत सारे लोग मिल कर के एक ग्रुप बना रहे हैं, सो ये इनके नंबर ज़्यादा हैं, बट इनके नंबर्स को कलेक्टिवली सिंगल काउंट किया जा रहा है, यूनिट में काउंट किया जा रहा है, इसलिए इनको एज ए सिंगुलर नाउन कंसिडर किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट, और इसलिए इनके साथ में सिंगुलर वर्ब आती है। लाइक द ग्रुप मीट्स एवरी डे, तो ग्रुप तो काफ़ी लोगों से मिलके बनता है, बट पूरे ग्रुप को एक माना गया है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब आई है, मीट्स। सिमिलरली कमिटी के साथ में भी है, एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग, तो कमिटी तैयार हो जाए, कमिटी में कई लोग हैं लेकिन फिर भी उस पूरी कमिटी को सिंगल माना गया है, और एग्रीज ऑन द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। इसका एक अपोजिट भी होता है कि कुछ केसेस में प्लूरल के तौर पर भी कंसिडर किया जाता है, जैसे कि ग्रुप को भले हम बता रहे हैं एज ए ग्रुप ले रहे हैं, लेकिन सेंटेंस में आगे इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से दी होगी, इसे आपको समझना होगा कि यहाँ पे ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल लोग हैं उनके बारे में भी बात की जा रही है। जब इस तरह का सेंस आता है तब उसे प्लूरल की तरह लिया जाता है, उस कलेक्टिव नाउन को प्लूरल की तरह लिया जाता है। एग्जाम्पल यहाँ पर दिया होता है कमिटी पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे देखो इसको प्लूरल की तरह लिया है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा है। द कमिटी पार्टिसिपेट्स इन वेरियस वॉलंटियर एक्टिविटी इन देयर प्राइवेट लाइफ्स, तो यहाँ पर देखो पीछे जो सेंटेंस में इन्फॉर्मेशन दी है उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि यहाँ पर पूरे ग्रुप की बात नहीं, ग्रुप के अंदर जो इंडिविजुअल मेंबर हैं उनके बारे में बात करी, देयर लाइफ, तो हर एक की लाइफ के अकॉर्डिंग, उनकी जो प्राइवेट लाइफ है उसके अकॉर्डिंग वेरियस एक्टिविटी उनको करवाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस चीज़ को यहाँ बताने की ट्राई कर रहा है कि यहाँ कमेटी के अंदर जो मेंबर्स हैं उनको इंडिविजुअल तौर पर यहाँ पर समझा जा रहा है या उनको सेंस किया जा रहा है। सो दैट इज़ वाई इसको प्लूरल वर्ब लिया गया है। तो यहाँ पे हमारे ये 12 रूल्स भी फिनिश होते हैं, इसमें से कुछ रिवीजन हुए और कुछ नए आए हमारे लिए।